नमस्कार। आज तारीख है 6 जुलाई 6 जुलाई 2025 संडे और हम एक बार फिर हाजिर हैं यूपीएससी परीक्षा के नज़रिए से दिन की सबसे ज़रूरी खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। जी हाँ, आज हम गवर्नेंस, शासन, पॉलिटी, राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिक्योरिटी, सुरक्षा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और साइंस एंड टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे अहम विषयों पर बात करेंगे। और हमारी ये पूरी चर्चा आधारित होगी विश्वसनीय सरकारी स्रोत जैसे पीआईबी और प्रमुख अखबारों जैसे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पर। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल मुद्दों को सरल बनाया जाए, उनके हर पहलू को समझा जाए ताकि आपकी तैयारी में मदद मिल सके। तो शुरू करें? हाँ, जरूर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीएस पेपर 2 से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं ऐतिहासिक कदम की। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के नॉन जुडिशियल स्टाफ की भर्ती में आरक्षण की। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीधी भर्तियों में मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नॉन जुडिशियल स्टाफ के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज को 27% आरक्षण दिया है। ये पहली बार हुआ है। हाँ, ये वाकई एक लैंडमार्क स्टेप है और ये पहल हुई है वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के निर्देश पर। अच्छा, तो इसे लागू कैसे किया गया? मतलब क्या कोई नया कानून बना या नियमों में बदलाव हुआ? इसके लिए मौजूदा नियमों में ही संशोधन किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स हैं 1961 के, उनमें एक नया रूल 4A, नियम 4A जोड़ा गया है। रूल 4A, ओके। जी, और ये संशोधन करने के लिए सीजेआई ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। खासतौर पर आर्टिकल 146 क्लॉज 2, अनुच्छेद 146 क्लॉज 2। मैं दोहराता हूं, आर्टिकल 146(2), अनुच्छेद 146 क्लॉज 2। आर्टिकल 146(2) ये अनुच्छेद सीजेआई को क्या शक्तियां देता है? देखिए, आर्टिकल 146 अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा है। इसका क्लॉज 2 कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य जज या अधिकारी नियम बनाकर निर्धारित करें। अच्छा, तो मतलब सीजेआई को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की सेवा शर्तों के नियम बना सकें। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक शर्त है कि वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से जुड़े नियमों के लिए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण जैसे मामलों में नियम बनाने का अधिकार सीजेआई को है, संसद के कानूनों के दायरे में रहते हुए। तो इस 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या संदेश दिया है? सबसे बड़ा संदेश तो सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन का है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट दशकों से, खासकर 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी मामले के बाद से आरक्षण के सिद्धांतों को परिभाषित और लागू करवाता आया है। पूरे देश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का आधार वही फैसला है। हाँ, इंदिरा साहनी केस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50% की सीमा और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। सही कहा। तो अब तक विडंबना ये थी कि जो संस्था पूरे देश के लिए आरक्षण के नियम तय कर रही थी, उसके अपने नॉन जुडिशियल स्टाफ, गैर न्यायिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती में ओबीसी आरक्षण नहीं था। इस कदम से सुप्रीम कोर्ट ने खुद को उसी संवैधानिक जनादेश और सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप ढाल लिया है, जिसका वो दूसरों से पालन करने की अपेक्षा करता है। इसे इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी कह सकते हैं, मतलब कथनी और करनी में समानता। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, संस्थागत अखंडता। ये दिखाता है कि संस्था खुद उन मूल्यों का पालन कर रही है जिन्हें वो अपहोल्ड करती है। इससे न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का भरोसा भी बढ़ेगा। क्या इसमें कोई चुनौतियां भी आ सकती हैं या ये मामला अब पूरी तरह सुलझ गया है? तो ये देखना होगा कि ये आरक्षण SC/ST आरक्षण के साथ कैसे काम करेगा। कुल सीमा 50% के अंदर रहेगी या नहीं। हालांकि इंदिरा साहनी फैसले में वर्टिकल रिजर्वेशन, SC/ST OBC और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे महिला, दिव्यांग के बीच अंतर स्पष्ट किया गया था। ये 27% OBC आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो संभवतः इसे मौजूदा SC/ST कोटे के साथ मिलाकर देखा जाएगा।
इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रोसीजरल मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये एक मजबूत कदम है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला। अब चलते हैं बिहार की ओर। वहां भी गवर्नेंस और पॉलिटी से जुड़ा एक अहम मामला चल रहा है ना, इलेक्शन कमीशन को लेकर। जी हाँ, बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने मतदाता सूची मतलब इलेक्टोरल रोल निर्वाचन नामावली को अपडेट करने के लिए एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का निर्देश दिया है। और इस निर्देश को एक जानी मानी एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एडीआर, हाँ, ये चुनावी सुधारों पर काफी काम करती है। तो एडीआर की आपत्ति क्या है इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण से? एडीआर का मुख्य तर्क ये है कि ईसीआई ने इस प्रक्रिया में, खासकर शुरुआत में, नागरिकता साबित करने के लिए इतने कड़े दस्तावेजीकरण नियम लागू कर दिए थे कि लाखों वास्तविक मतदाता, खासतौर पे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से हैं, जैसे गरीब, मजदूर, घुमंतु लोग या शायद कुछ अल्पसंख्यक समूह, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे और मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। अच्छा, किस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे थे? शुरुआती निर्देशों में कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे गए थे जो आम लोगों के पास आसानी से नहीं होते, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या जमीन के कागजात। और चिंता की बात यह थी कि आधार कार्ड जैसे आम पहचान पत्र को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा था। अरे, आधार को नहीं? ये तो अजीब बात है, क्योंकि आधार तो आजकल हर जगह इस्तेमाल होता है। हाँ, यही मुख्य विवाद का बिंदु था। एडीआर का कहना था कि अगर आप आधार को नागरिकता का सबूत नहीं मान रहे, तो लाखों लोग जिनके पास शायद सिर्फ आधार ही एक पुख्ता दस्तावेज है, वो कैसे साबित करेंगे कि वो भारत के नागरिक हैं और वोट देने के हकदार हैं? इससे तो बहुत बड़ी संख्या में जेन्युइन वोटर्स लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो क्या ईसीआई ने इस पर कोई कदम उठाया, कुछ बदलाव किया नियमों में? जी बिल्कुल। जब इस पर काफी विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो ईसीआई ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाई है। उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया है कि उनका इरादा किसी वास्तविक मतदाता को बाहर करना नहीं है। और नियमों में क्या ढील दी है? ईसीआई ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास निर्धारित दस्तावेज नहीं है, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ, जो कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला अधिकारी होता है, वो स्थानीय जांच मतलब लोकल इंक्वायरी, स्थानीय जांच करके भी मतदाता की पात्रता का सत्यापन कर सकता है। स्थानीय जांच, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ईआरओ पड़ोसियों से पूछेगा या? हाँ, संभवतः इसका मतलब यही है कि ईआरओ अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर सकता है या अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह तय कर सकता है कि व्यक्ति वास्तव में उसी पते का निवासी है और भारत का नागरिक है या नहीं। ये एक तरह से प्रक्रिया को थोड़ा लचीला बनाता है। लेकिन फिर भी एडीआर की याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो मामला भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। नहीं, मामला अभी अदालत में है। देखिए, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का सवाल है। एक तरफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी है कि मतदाता सूची एकदम साफ सुथरी हो, उसमें कोई फर्जी या अवैध नाम ना हो। ईसीआई का एसआईआर का मकसद शायद यही था कि सूची को वेरीफाई किया जाए। हाँ, ये तो जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का संविधान आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। किसी भी योग्य नागरिक को वोट देने के अधिकार से सिर्फ प्रक्रियात्मक जटिलताओं या दस्तावेजों की कमी के कारण वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सही कहा। तो ये मामला असल में मतदाता सूची की शुचिता और नागरिक के मताधिकार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। बिल्कुल। और इसमें यह भी देखना होगा कि कहीं इस प्रक्रिया का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं जानबूझकर कुछ खास वर्गों को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। एडीआर की चिंता इसी दिशा में है, खासकर हाशिए पर मौजूद समुदायों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस पर और स्पष्टता लाएगा कि यह संतुलन कैसे साधा जाए। ये वाकई एक अहम मुद्दा है जिस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा हुई है। ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? ये यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति का हिस्सा है। भारत विकासशील देशों की आवाज बनना चाहता है और उनके साथ अपनी साझेदारी मजबूत कर रहा है, खासकर लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, जहां पारंपरिक रूप से भारत की उपस्थिति कम रही है। ग्लोबल साउथ, हाँ, G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने इस पर बहुत जोर दिया था। जी। दूसरा और शायद सबसे तात्कालिक कारण है
भारत की रिसोर्स सिक्योरिटी, संसाधन सुरक्षा की जरूरतें, खास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लिथियम आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी स्टोरेज के लिए। भारत अपनी जरूरत का लगभग सारा लिथियम आयात करता है और इसमें भी चीन पर काफी निर्भरता है। अर्जेंटीना दुनिया के तथाकथित लिथियम ट्रायंगल, जिसमें चिली और बोलीविया भी शामिल हैं, का हिस्सा है और उसके पास लिथियम के विशाल भंडार हैं। तो क्या इस यात्रा में लिथियम को लेकर कोई समझौता हुआ? हाँ बिल्कुल। भारत सरकार की एक कंपनी है KBIL। काबिल। इसका पूरा नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये 3 सरकारी कंपनियों नाल्को, HCL और MECL का एक जॉइंट वेंचर है। काबिल, हाँ, इसका काम ही विदेशों में भारत के लिए स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के स्रोत खोजना और सुरक्षित करना है। सही पकड़ा। तो काबिल ने अर्जेंटीना की एक प्रांतीय सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए समझौते किए हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे हमारी लिथियम आपूर्ति श्रृंखला डाइवर्सिफाई होगी और चीन पर निर्भरता कम होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, खासकर आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्यों के लिहाज से। लिथियम के अलावा और किन बातों पर फोकस रहा? और भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात हुई, जैसे अर्जेंटीना के पास शेल गैस के भी बहुत बड़े भंडार हैं, जिन्हें वाका मुएर्ता फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर बहुत निर्भर है, तो शेल गैस में सहयोग भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा सकता है। शेल गैस, हाँ, हालांकि इसके एक्सट्रैक्शन को लेकर कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी रहती हैं। हाँ, वो एक पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन पर भी चर्चा हुई। भारत ने अर्जेंटीना को अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस बेचने का प्रस्ताव दिया है। अर्जेंटीना अपने पुराने लड़ाकू विमानों को बदलना चाहता है और तेजस उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तेजस का निर्यात, ये भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं के बीच एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, वरीयता व्यापार समझौता पहले से है। इसे और विस्तार देने और मजबूत करने पर सहमति बनी है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा तीनों ही दृष्टियों से काफी फायदेमंद नजर आ रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अब लैटिन अमेरिका को कितनी गंभीरता से ले रहा है और कैसे अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए बहुआयामी विदेश नीति अपना रहा है। ये चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का भी एक प्रयास है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से थोड़ा हटकर पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये क्षेत्र हमेशा ही चर्चा में रहता है। हाल फिलहाल में वहाँ क्या चल रहा है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, वेस्ट एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं और इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा हो, हमारे लाखों प्रवासियों की सुरक्षा हो या फिर क्षेत्रीय स्थिरता का मामला हो। अभी कुछ प्रमुख बातें हैं। एक तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है, हालांकि कोई बड़ा टकराव हाल में नहीं हुआ है। भारत हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 राज्य समाधान का पक्ष धर रहा है और शांति की अपील करता रहा है। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा। हाँ, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत अभी भी अटकी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत नहीं हो पा रही है और तनाव बना हुआ है। भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध रहे हैं, इसलिए भारत चाहता है कि ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझे और क्षेत्रीय अस्थिरता न बढ़े। और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध, जैसे यूएई या सऊदी अरब। खाड़ी देशों, खासकर यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं जी। व्यापार, निवेश, सुरक्षा सहयोग सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी व्यापार और बढ़ा है। भारत I2U2 ग्रुप, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए हैं, का भी हिस्सा है। हाँ। जो वेस्ट एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। यानी भारत वेस्ट एशिया में काफी सक्रिय है और अपने हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये एक जटिल क्षेत्र है, लेकिन भारत की विदेश नीति की परिपक्वता इसी में है कि वो विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा रहा है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भी योगदान दे रहा है। ठीक है, अब एक खबर टेक्नोलॉजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी है। सुनने में आया है कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के X अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया है
और ऑपरेशन सिंदूर नाम की भी कोई चर्चा है। हाँ, ये हालिया घटनाक्रम है। रॉयटर्स, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है, उसके मुख्य एक्स अकाउंट @रॉयटर्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। यूजर्स को एक संदेश दिखाई दे रहा था कि कानूनी मांग के जवाब में अकाउंट को भारत में रोक दिया गया है। कानूनी मांग मतलब सरकार ने ब्लॉक करने के लिए कहा। आमतौर पर ऐसे मामलों में सरकारी आईटी एक्ट, खासकर सेक्शन 69A के तहत निर्देश देती है। हालांकि सरकार या एक्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विशिष्ट सामग्री के कारण ये रोक लगाई गई। रॉयटर्स ने कहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं और भारत में अपने दर्शकों के लिए समाचार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से बिना स्पष्ट कारण बताए किसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अकाउंट को ब्लॉक करना चिंता का विषय है और ये भारत की छवि पर भी असर डाल सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी की कमी को भी दर्शाता है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क होता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली सामग्री को रोकने के लिए कार्रवाई करती है। संतुलन कहाँ है, ये बहस का मुद्दा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? इसका इस ब्लॉक से कोई संबंध है? ऑपरेशन सिंदूर का सीधा संबंध रॉयटर्स के ब्लॉक से है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये नाम हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उजागर किए गए एक कथित डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन या इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के संदर्भ में सामने आया है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मतलब झूठी खबरें फैलाना। हाँ, और उससे भी बढ़कर समाज में विभाजन पैदा करना, सांप्रदायिक तनाव भड़काना या चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करना। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे बाहरी ताकतें हो सकती हैं जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, शायद धार्मिक प्रतीकों या भावनाओं का इस्तेमाल करके। सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के अभियानों पर नजर रखती हैं और उन्हें बेअसर करने की कोशिश करती हैं। तो ये हो सकता है कि रॉयटर्स ब्लॉक और इस ऑपरेशन के खुलासे का समय महज संयोग हो या शायद कोई अप्रत्यक्ष संबंध हो। अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों घटनाएं एक तरफ मीडिया पर नियंत्रण का सवाल और दूसरी तरफ बाहरी डिसइंफॉर्मेशन का खतरा दिखाती हैं कि डिजिटल युग में सूचना का प्रबंधन कितना जटिल और संवेदनशील हो गया है। बिल्कुल, ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी। इनके बीच सही संतुलन खोजना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, और इसके लिए पारदर्शी कानून, स्वतंत्र नियामक संस्थाएं और एक जागरूक नागरिक समाज, तीनों की जरूरत है। चलिए, अब हम जीएस पेपर 3 के विषयों की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सुरक्षा यानी सिक्योरिटी से, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में। ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण चार्जशीट दायर की है। ये चार्जशीट आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन HM के पाकिस्तान स्थित सरगना सैयद सलाहुद्दीन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ है। सैयद सलाहुद्दीन, ये तो काफी कुख्यात नाम है। मामला क्या है? ये मामला सीधे नार्को टेररिज्म से जुड़ा है, मतलब नशे के कारोबार और आतंकवाद का गठजोड़। SIA की जांच में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों, खासकर हेरोइन की तस्करी करके उन्हें कश्मीर घाटी और भारत के अन्य हिस्सों में बेचा जा रहा है। और इस पैसे का इस्तेमाल? इस ड्रग्स के कारोबार से जो करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकवादी गतिविधियों को फाइनेंस करने, हथियार खरीदने, नए आतंकियों की भर्ती करने और घाटी में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक गठजोड़ है। मतलब एक तरफ ड्रग्स से समाज को खोखला किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी पैसे से आतंकवाद को हवा दी जा रही है। बिल्कुल, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो-धारी तलवार की तरह है। नार्को टेररिज्म न केवल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि ये समाज के ताने बाने को भी तबाह करता है। नशे की लत युवाओं को बर्बाद करती है, परिवारों को तोड़ती है और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ डालती है। इस जांच में और क्या खास बातें सामने आई हैं? जांच में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कैसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर, सीमा पार के तस्कर, कश्मीर घाटी में मौजूद ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWS और ड्रग पेडलर्स मिलकर काम करते हैं। इसमें हवाला चैनलों के जरिए पैसे के लेन देन का भी पता चला है। ये दिखाता है कि आतंकवादी समूह अब फंडिंग के लिए कैसे नए तरीके अपना रहे हैं, खासकर जब उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के दबाव के कारण पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों की फंडिंग रोकने का दबाव बढ़ा है। इसके चलते शायद आतंकी समूह अब नार्को टेररिज्म जैसे तरीकों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स का पैसा ट्रैक करना मुश्किल होता है और इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है।
तो ऐसा ही है कि ये चार्ट शीट इस नेटवर्क को तोड़ने में कितनी कारगर होगी? देखिए, चार्जशीट दायर करना जांच प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। अगर ये साबित हो जाता है कि सैयद सलाहुद्दीन जैसे लोग सीधे तौर पर इस नार्को टेररिज्म में शामिल हैं, तो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी होगी। ये सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये वाकई एक गंभीर मसला है और दिखाता है कि आतंकवाद के खतरे कितने विविध और जटिल हो गए हैं। अब पर्यावरण की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश से मानसून की तबाही की खबरें आ रही हैं। हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और दुर्भाग्य से ये अब लगभग हर साल की कहानी बनती जा रही है। इस साल भी मानसून की शुरुआत में ही हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? कितना नुकसान हुआ है? अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अनुमानित आर्थिक नुकसान 541 करोड़ से ज्यादा का है। ये शुरुआती आंकड़े हैं, असल नुकसान शायद इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। कई सड़कें, पुल, घर बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये सिर्फ भारी बारिश का नतीजा है या इसके पीछे और भी कारण है? ये सिर्फ भारी बारिश का नतीजा नहीं है, बल्कि कई कारकों का मिलाजुला परिणाम है। इसे समझने के लिए हमें 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पहला है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कैसे? क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। हमें एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, अत्यधिक भारी वर्षा की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। मतलब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। क्लाउड बर्स्ट्स की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये अचानक हुई तीव्र बारिश पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कारण बनती है। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू है हिमालय क्षेत्र की अपनी जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी, भौगोलिक संवेदनशीलता। हिमालय एक युवा और कच्चा पहाड़ है। यहाँ की ढलानें अस्थिर हैं, जमीन भुरभुरी है और ये भूकंपीय क्षेत्र, साइस्मिक जोन में भी आता है। नदियां भी काफी तेज ढलान से बहती हैं, तो प्राकृतिक रूप से भी ये क्षेत्र आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। और तीसरा पहलू शायद मानवीय गतिविधियां? बिल्कुल। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मानवीय कारण। पिछले कुछ दशकों में हिमालयी क्षेत्रों में अनियोजित और अनियंत्रित विकास हुआ है। सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े बांध, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पर्यटन के लिए अंधाधुंध होटल और रिसॉर्ट्स का बनना, पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, इन सब ने पहाड़ों की स्थिरता को बुरी तरह प्रभावित किया है। मतलब हमने पहाड़ों की धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान नहीं रखा। सही कहा। नदियों के किनारे, बाढ़ के मैदानों में और कमजोर ढलानों पर निर्माण कर लिया गया। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया गया। पेड़ों के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ा। जब अत्यधिक बारिश होती है तो ये सारी चीजें मिलकर तबाही का रूप ले लेती हैं। पानी को बहने का रास्ता नहीं मिलता, कमजोर ढलानें खिसक जाती हैं और बस्तियां खतरे में पड़ जाती हैं। ये तो एक रिकरिंग ट्रेजेडी बन गई। हर साल हम यही खबरें सुनते हैं। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान तो है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति और एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें हिमालयी क्षेत्र के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अपनाना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन वो पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, स्थायी विकास मॉडल, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें कई चीजें शामिल होंगी, जैसे सख्त भूमि उपयोग योजना, लैंड यूज प्लानिंग और भवन निर्माण नियम, बिल्डिंग कोड्स लागू करना और उनका कड़ाई से पालन करवाना। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाना। वैज्ञानिक तरीकों से सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। वनीकरण को बढ़ावा देना। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना। और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से निपटने के लिए? उसके लिए हमें बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होंगी, ताकि लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। साथ ही क्लाइमेट अडैप्टेशन, जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर काम करना होगा, जैसे जल संरक्षण, ढलान स्थिरीकरण तकनीकें आदि। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी भी बहुत जरूरी है। ये सब करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या है। हमें माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समितियों की रिपोर्टों से भी सीखना चाहिए, जिन्होंने पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ऐसे ही सुझाव दिए थे। जब तक हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना नहीं सीखेंगे, ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी। चलिए,
अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक खबर लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भारत भी कुछ शोध कार्य कर रहा है। जी हाँ, भारत का ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीधे तौर पर ISS का सदस्य नहीं है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों के तहत ISS पर अपने प्रयोग भेजते रहे हैं। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण भारतीय शोधों के परिणाम सामने आए हैं जो ISS पर किए गए थे। अच्छा, किस तरह के शोध? एक प्रमुख शोध मटेरियल साइंस से जुड़ा है। ISS के माइक्रोग्रेविटी वातावरण का उपयोग करके खास तरह के मेटल एलॉयज, धातु मिश्र और क्रिस्टल बनाने पर प्रयोग किए गए हैं। माइक्रोग्रेविटी में पृथ्वी की तुलना में ज्यादा शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाले मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं, जिनका उपयोग एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में हो सकता है। ये तो दिलचस्प है। और कोई क्षेत्र? हाँ, बायोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में भी ISS पर मानव शरीर पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय शोधकर्ता भी इसमें योगदान दे रहे हैं, खासकर योग और ध्यान जैसी तकनीकों के अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक प्रभावों का अध्ययन करने में। ये भविष्य के गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। योग और ध्यान अंतरिक्ष में, ये तो अनोखा है। बिल्कुल। इसके अलावा पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन से जुड़े प्रयोग भी होते हैं। ISS पर लगे कैमरास और सेंसर का उपयोग करके भारत के मौसम, कृषि और पर्यावरण पर निगरानी रखने में मदद मिलती है। कुछ प्रयोग फार्मास्यूटिकल रिसर्च से भी जुड़े हैं, जहां माइक्रोग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में प्रोटीन क्रिस्टलीकरण का अध्ययन करके नई दवाएं विकसित करने में मदद मिल सकती है। तो ISS पर भारतीय शोधकर्ताओं की उपस्थिति भले ही अप्रत्यक्ष हो, काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए नींव तैयार कर रही है। जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण है और भारतीय विज्ञान की क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है। गगनयान मिशन की तैयारी के लिहाज से ये अनुभव बहुत काम आएगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करते हैं। ऐसी खबरें हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU, बैंक यानी सरकारी बैंक बड़ी संख्या में भर्तियां कर रहे हैं। हाँ, ये रुझान हाल के दिनों में देखने को मिला है। कई प्रमुख PSU बैंकों ने इस वित्तीय वर्ष में हजारों की संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की योजना बनाई है या प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी ज्यादा है, जब बैंकों में भर्तियां कम हो गई थीं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अचानक इतनी भर्तियां क्यों? इसके कई कारण नजर आते हैं। पहला तो अर्थव्यवस्था में सुधार और क्रेडिट ग्रोथ का बढ़ना। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती है और लोन की मांग बढ़ती है, तो बैंकों को अपने कामकाज को संभालने के लिए ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। ये तो लॉजिक है। दूसरा कारण है रिटायरमेंट्स। पिछले दशक में बैंकों में बड़ी संख्या में भर्तियां हुई थीं और अब उनमें से कई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। उस खालीपन को भरने के लिए नई भर्तियां जरूरी हैं। तीसरा, बैंकों का फोकस अब डिजिटल बैंकिंग और नई टेक्नोलॉजीज पर बढ़ रहा है। इसके लिए नए कौशल वाले कर्मचारियों की जरूरत है, जैसे डेटा एनालिस्ट, IT एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आदि। अच्छा, तो ये सिर्फ पारंपरिक क्लर्क और ऑफिसर की भर्ती नहीं है, बल्कि नई स्किल्स की भी मांग है। बिल्कुल। हालांकि पारंपरिक भूमिकाओं के लिए भी भर्तियां हो रही हैं, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल परिवर्तन के लिए जरूरी स्किल्स पर विशेष जोर है। चौथा कारण सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन पर जोर हो सकता है। जन धन योजना और अन्य स्कीमों के जरिए बैंकिंग सेवाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। इस भर्ती अभियान के क्या मायने हैं? अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए इसका क्या मतलब है? ये निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जब बड़े नियोक्ता जैसे PSU बैंक भर्तियां करते हैं, तो इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और युवाओं को सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिलता है। ये बैंकिंग सेक्टर के स्वास्थ्य में सुधार का भी संकेत हो सकता है। क्या इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? चुनौतियां भी हैं। एक तो ये सुनिश्चित करना कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। दूसरा, नए कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग देकर बदलते बैंकिंग परिदृश्य के लिए तैयार करना। तीसरा, ये देखना होगा कि क्या ये भर्तियां बैंकों के एफिशिएंसी, दक्षता और प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता को बनाए रखने में मदद करती हैं या उन पर बोझ डालती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये एक स्वागत योग्य कदम है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख मुद्दे जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब समय है कुछ त्वरित तथ्यों का जो प्रीलिम्स के नजरिए से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी बिल्कुल।
प्रीलिम्स पॉइंटर सेक्शन। सबसे पहले वर्ल्ड जूनोसिस डे, विश्व जूनोसिस दिवस। हाँ, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जूनोसिस डे ये मनाया जाता है जुलाई 6 को। सही। और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लुईस पास्चर द्वारा रेबीज के पहले टीके की खोज की याद में, जो कि 6 जुलाई 1885 को सफलतापूर्वक लगाया गया था। रेबीज एक जूनोटिक डिजीज यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। इस दिन का मकसद जूनोटिक रोगों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वन हेल्थ यानी एक स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट भी इससे जुड़ा है। बिल्कुल। वन हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है KABIL, काबिल। इसके बारे में हमने बात की थी, ये क्या है? काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये भारत की 3 सरकारी कंपनियों नाल्को, HCL और MECL का एक जॉइंट वेंचर है। इसका काम विदेशों में भारत के लिए स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, रणनीतिक खनिजों की पहचान करना, अधिग्रहण करना और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जैसे हाल ही में इसने अर्जेंटीना में लिथियम के लिए समझौता किया। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंटर, आर्टिकल 146(2), अनुच्छेद 146(2). इसका क्या महत्व है? आर्टिकल 146 क्लॉज 2 भारत के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देता है। हालांकि ये संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होता है। इसी शक्ति का प्रयोग करके हाल ही में CGI ने सुप्रीम कोर्ट स्टाफ के लिए 27% OBC आरक्षण लागू किया है। ये न्यायपालिका की प्रशासनिक स्वायत्तता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को भी दर्शाता है। एक और पॉइंटर जोड़ते हैं, मर्कोसुर। ये क्या है? मर्कोसुर ये एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, दक्षिण अमेरिकी व्यापार ब्लॉक। इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे। वेनेजुएला निलंबित है और बोलिविया शामिल होने की प्रक्रिया में है। भारत का मर्कोसुर के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे और बढ़ाने पर बात चल रही है। ठीक है। और एक आखिरी पॉइंटर, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है और सदस्य देशों द्वारा उनके अनुपालन की निगरानी करता है। हमने नार्को टेररिज्म के संदर्भ में इसका जिक्र किया था कि FATF के दबाव के कारण आतंकी समूह फंडिंग के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छे। ये कुछ मुख्य बातें थीं जो प्रीलिम्स में सीधे पूछी जा सकती हैं। हाँ, अब जब हमने इन सभी मुद्दों पर इतनी गहराई से बात की है, तो क्यों ना मेंस के लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों पर भी विचार कर ले? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जो हमने चर्चा की उसे मेंस के उत्तर के रूप में कैसे संरचित किया जाए, ये समझना महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने गैर न्यायिक कर्मचारियों के लिए 27% OBC आरक्षण लागू करना संस्थागत अखंडता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अच्छा सवाल है। इसके उत्तर में भूमिका में आरक्षण के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के हालिया कदम का जिक्र करना होगा। फिर इसके पक्ष में तर्क देने होंगे, कैसे ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, प्रतिनिधित्व बढ़ाता है, इंदिरा साहनी के सिद्धांतों के अनुरूप है और संस्था की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। और समालोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए विपक्ष में या चुनौतियों वाले बिंदु। हाँ, उसमें यह बताया जा सकता है कि ये कदम देर से उठाया गया, इसके क्रियान्वयन की चुनौतियां क्या हो सकती हैं, क्या ये न्यायिक कार्यकुशलता को प्रभावित करेगा? हालांकि ये तर्क कमजोर है। और क्या ये 50% सीमा के भीतर है? निष्कर्ष में इसके सकारात्मक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया जा सकता है। ठीक है, एक और सवाल बनाते हैं। शायद पर्यावरण और विकास के टकराव पर हिमालयी क्षेत्र में बार बार आने वाली आपदाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और अनियोजित मानव जनित गतिविधियों का घातक मिश्रण है। इस कथन के आलोक में इन आपदाओं के कारणों का परीक्षण कीजिए और स्थायी समाधान हेतु उपाय सुझाइए। ये भी बहुत प्रासंगिक सवाल है। भूमिका में हिमालय की संवेदनशीलता और हालिया आपदा का जिक्र कर सकते हैं। फिर मुख्य भाग में कथन के अनुसार कारणों को 2 हिस्सों में बांटना होगा। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अत्यधिक वर्षा, बादल फटना, और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी मानव जनित कारक, अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई, पर्यटन दबाव, ढांचागत परियोजनाएं। दोनों के अंतर संबंध को भी स्पष्ट करना होगा। ऐसे नीतिगत उपाय, सख्त नियम,
भूमि उपयोग योजना, ढांचागत उपाय, बेहतर निर्माण तकनीक, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पर्यावरणीय उपाय, वनीकरण, जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी। निष्कर्ष में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देना होगा। बहुत बढ़िया। तो ये 2 प्रश्न एस्पिरेंट्स को सोचने और लिखने का अभ्यास करने के लिए एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। इन चर्चाओं का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विश्लेषण करने और अपने विचार बनाने की क्षमता विकसित करना भी है। तो आज हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक आंतरिक प्रशासनिक निर्णय सामाजिक न्याय की व्यापक बहस से जुड़ता है। हमने ये भी समझा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला कैसे लोकतंत्र की बुनियाद यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और नागरिकों के मताधिकार के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने भारत की अर्जेंटीना के साथ बढ़ती साझेदारी के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को समझा, खासकर लिथियम और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में। वेस्ट एशिया की जटिलताओं और रॉयटर्स ब्लॉक जैसे मुद्दों पर भी बात की। सुरक्षा के मोर्चे पर हमने जम्मू और कश्मीर में नार्को टेररिज्म के गंभीर खतरे और उसके तंत्र को समझने की कोशिश की। और अंत में हिमाचल प्रदेश की त्रासदी ने हमें क्लाइमेट चेंज और अनियोजित विकास के विनाशकारी गठजोड़ के बारे में सोचने पर मजबूर किया। साथ ही हमने ISS पर भारतीय शोध और PSU बैंकों में भर्ती जैसे मुद्दों पर भी नजर डाली। जी हाँ, इन सभी मुद्दों को अलग अलग देखने के बजाय इनके बीच के अंतर संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। कैसे विदेश नीति का असर हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है, कैसे आंतरिक सुरक्षा के खतरे बाहरी ताकतों से जुड़े हो सकते हैं और कैसे पर्यावरण का क्षरण विकास की दिशा पर सवाल खड़े करता है। यही सब समझना UPSC की तैयारी का सार है। बिल्कुल। तैयारी एक लंबी यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी निराशा होती है, कभी लगता है कि बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना, चीजों को गहराई से समझना और अपने विचार विकसित करना, यही सफलता की कुंजी है। आज की ये चर्चा उम्मीद है आपकी समझ को और गहरा करने में मददगार साबित हुई होगी। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सबसे प्रामाणिक और विश्लेषणात्मक जानकारी पहुंचाएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और अगर आपको ये चर्चा विशेष रूप से उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आप और किन विषयों पर ऐसी चर्चा सुनना चाहेंगे। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम ये चैनल लंबे समय तक चला सकें और आपके लिए ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हम आभारी रहेंगे। अपनी तैयारी जारी रखें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक रहें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।